साइफर केस का चालान एफआईए की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमा करा दिया गया है और इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन हैं उनको कसूरवार करार दिया गया है और असद उमर साहब को इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कब तक इस केस का फैसला जो है वो मुतवक्किल है? देखिए, गुजारिश ये है कि फ़ैसला इसका जब भी हो, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत देर लगेगी इसके ऊपर, इसलिए कि अगर आप एविडेंस देखें क्या है, सबूत देखें क्या है, गवाहान देखें क्या है और कौन कौन वादा माफ गवाह है, तो फिर तो साइफर केस में इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का बचना मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बचत का रास्ता है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखिए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्होंने ना सिर्फ बयान दिया है, वादा माफ गवाह बने हैं वो, उन्होंने अपना वीडियो भी बयान दिया है। और अगर आपको याद हो, एक ऑडियो रिलीज़ हुई थी जिसमें खान साहब, ऑडियो लीक में, जिसमें खान साहब और वो आज़म खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये वो करैक्टर हैं जो उस पूरी खेल का हिस्सा थे। अब अगर वो सब कुछ गवाही देने के लिए मौजूद हैं तो फिर केस अदालत के लिए तय करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो इस वक्त पीटीआई और पीटीआई के वकला जो स्टांस लिए हुए हैं अदालतों में, मुझे उसके ऊपर रश्क तो नहीं आ रहा, रहम और तरस ज़रूर आता है। इसलिए कि अगर आप 27 मार्च का वो जलसा रिकॉल करें इस्लामाबाद में, तो वो जेब से कागज़ निकाल के जिस तरह उन्होंने लहराया था और जितनी तफसील से उन्होंने उसके कंटेंट्स बताए थे, अब वो कहते हैं वो तो सादा कागज़ था। फिर आपने खुद ये माना कि नहीं, वो मैं वहाँ से घर ले आया था। फिर आपने कहा कि मेरे घर से वो गुम गया है। आप बना किसको रहे हैं बेवकूफ़? इंटरनेशनल अरीना में ये सब कुछ नहीं होता। ये साइफर्स भेजे जाते हैं ताकि आप अपने दूसरे मुल्क दोस्त को ये बता सकें कि आपके बारे में हमारी क्या रिजर्वेशंस हैं। इन चीज़ों को पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये फॉरेन ऑफिस जो है उसकी मलकियत होती हैं। यहीं वो खिलवाड़ किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने खान साहब के साथ कि उन्होंने उस साइफर का अपनी मर्ज़ी का तर्जमा करा के उसको पब्लिक में खुले आम छोड़ दिया। खुले बंदों, जो मुंह में आया वो कहा। उसके बाद उनके जो चहीते एंकर्स हैं, उनके बाद जो उनके चहीते वुज़रा थे, जो किचन कैबिनेट के मेंबर थे, उन्होंने टीवी टॉक शोज़ में बैठ के साइफर के हवाले से क्या नहीं किया। क्या आपको याद नहीं है कि ISPR ने यह कहा कि MI और ISI ने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, इसकी लैंग्वेज अनगार्डेड है, लेकिन साजिश का कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं कहा ये? उसके बाद आपने कहा नहीं, मैं ना मानूं। फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई 2 दफ़ा, 2 इजलास में उन्होंने कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं है। इसके लिए डिमाश करने का फैसला किया गया था, जो कि डिमाश कर दिया गया है। और खुदा के वास्ते आप इसके साथ लटके रहे। आप आज भी इसके ऊपर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अदालतों के लिए तो मामला खुला है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा साथ में जोड़ दूँ अगर आप इजाज़त दें, दूसरा केस खौफनाक नौयत का जो है वो है 9 मई। देखिए, अगर 9 मई को आप जाने देते हैं, दरगुजर से काम लेते हैं, तो आप दर हकीकत सियासी जत्थों को लाइसेंस दे रहे हैं कि जब आपका दिल चाहे आप फौजी तनसीबात पे, दिफाई तनसीबात पे, फौज के कोर कमांडर के हेड ऑफिस पे, GHQ पे, एरोड्रम के ऊपर PAF के चढ़ाई कर दें, पेट्रोल बम लेकर, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। तो सज़ा तो होनी है। सज़ा से बचना तो मुमकिन है ही नहीं, इसलिए कि वो सब कुछ लोगों ने अपनी खुली आंखों के साथ देखा टीवी स्क्रीन्स पर। ये सब कुछ तो मैंने कह दिया, लेकिन जो 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि इंटरनेशनल अरीना में जो कुछ हो रहा होता है उससे हम लेसन्स डिराइव करते हैं। आपने देखा था कैपिटल हिल पर क्या हुआ था अमेरिका में, जो ट्रंप के लोगों ने किया था जी। आपको फिर उनकी फेट का पता चला? किसी को 2 साल और किसी को 18 साल की सजाएं हुई हैं या नहीं हुई हैं? तो अगर एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो इसको यहाँ आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये तो हो गई एक बात। एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि वो कहते हैं ना कि मुकाफात अमल से बचना बड़ा मुश्किल होता है। आपने दरखास्तें दे के अपने आप को अडयाला जेल के उसी सेल में ले आए जहाँ आपने खान अब्बासी को, जहाँ आपने राना सना को, जहाँ आपने शहबाज शरीफ को, जहाँ आपने नवाज शरीफ को, जहाँ आपने मरीम को रखा था। दिस इज़ कॉल्ड मुकाफात अमल। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और दूसरी बात ये जो मौलाना साहब का जिक्र कर रहे थे वो ये है कि जब आप ये देखते हैं ना कि आपका फॉरेन ऑफिस, आपका प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इतना वल्नरेबल है कि वहाँ अपनी मर्ज़ी से प्लान बनाए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से साइफर को ट्रांसलेट किया जाता है, तो इट इज़ ए लूज स्टेट। ये उस स्टेट की बातें जो जिनको रोग स्टेट आप कहते हैं। एक न्यूक्लियर पावर, एक 24 करोड़ आबादी का मुल्क, इस किस्म की बेवकूफ़ियों का,
इस किस्म की मुशगफियों का मुतहम्मल नहीं हो तो सकता। बुखारी साहब, उस वक्त के जो अमरीकी सफ़ीर हैं असद मजीद, वो भी इसमें अब वादा माफ गवाह हैं। अब आप देखें ना, वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आके सारी तफसीलात बताई, जिसने और स्ट्रेंथन किया इस व्यू को कि ये जो खेला गया साइफर के साथ, ये बहुत जुल्म हुआ है। ये हो गया। अब दूसरी तरफ आप देखें कि अदालतें जो हैं उसके अंदर अमल तेज़ हो गया है। जो हमने शुरू में गुफ्तगू की उससे भी ये पता चलता है कि अदालतें भी अब जल्द जल्द इन केसेस को मतलब इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या होगा ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 केसेस, बाकी सबको छोड़ दें आप, वो आप तोशाखाना भी छोड़ दें, आप फॉरेन फंडिंग भी छोड़ दें, वो सब कुछ छोड़ दें। ये 2 केसेस अपनी नौयत के एतबार से इंतहाई खौफनाक और गंभीर हैं, और इसमें सज़ा से बचना मुमकिन ही नहीं है। तो किस हद तक सज़ा हो सकती है? देखिए, ये इसके ऊपर अभी इबहम है। जो तो आर्टिकल 6 है ना, जिसको गद्दारी का जुर्म कहते हैं, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी उसी के ज़ुमरे में आता है, यानी उसी के प्रिव्यू में आता है। उसकी 2 ही सज़ाएँ हैं, या सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। उसमें इससे कम नहीं, अगर आपके ऊपर गद्दारी साबित हो जाए तो ये सज़ाएँ हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा, ना मेरी ख्वाहिश है, ना मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं उनको ज़रूर सज़ा हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस शिद्दत के साथ उनके खिलाफ गवाहियाँ, मतलब 28 ऑडियो वीडियो सबूत, 164 का एक स्टेटमेंट होता है जो मजिस्ट्रेट के रूबरू होता है वो, और जब उसके अपने करैक्टर्स, जिसमें मैंने आज़म खान साहब का नाम लिया है, वो सब कुछ साबित करने के लिए आमादा हूँ, और 9 मई जो है उसको खुली आंखों ने देखा वो सब कुछ, उसमें क्या होगा। देखें ना, वो मंजरनामा आप रिकॉल करें ना कि ज़मान पार्क के बाहर पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ उठा के नहर में फेंकी जा रही। कभी सुना है आपने, कभी इससे पहले कभी देखा आपने ये हुआ है? तो जब ये यानी अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है तो इसकी सज़ा ने भी अनप्रेसिडेंटेड हो, इसके बारे में तो कोई 2 राय नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, जाते जाते ना मैं ये चाह रही हूँ कि जो अब इस वक्त जो बुशरा बीबी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके शौहर को खाने में जहर देने का खदशा है। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अडियाला जेल जो है वो तशरीफ़ लाए। देखिए, मैं इस बात से कहने में मुझे कोई बाक नहीं है कि हुकूमत तो शायद उनको जहर नहीं देगी, इसलिए कि इतना बड़ा हाई रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये बुशरा बीबी की क्या गारंटी है कि वो खुद नहीं दे देंगी जहर उसको? मतलब मैं अनहोनियाँ सोच रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, हुकूमत क्यों देगी जहर? और अगर ये कहा जा सकता है तो फिर ये भी कहा जा सकता है जो मैंने कहा है, दोनों में लॉजिक नहीं है, दोनों बेतुकी बातें हैं। प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, प्रोसीडिंग्स को चलने दें। मुझे तो 2 बातों पर बहुत हैरत है। वकील निकलते हैं अटक जेल से या अडियाला जेल से तो वो कहते हैं वो तो अंदर नेल्सन मंडेला बन गए हैं, वो तो कहते हैं मैं यहाँ ऐसा कंफर्टेबल हूँ, ये आराम तो मुझे घर में भी नहीं था। और जब उनकी पार्टी को देखें या उनकी बेगम साहबा को देखें तो वो कहते हैं उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, उनके साथ बेईमाना सलूक हो रहा है। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, किसकी बात माने? ठीक हो गया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।